Now 48th problem. 0.32 grams of impure Ki. This impure Ki dissolved in 1.1 millimoles of K2CrO4 and 25 ml of 5 normal H2SO4. Iodine formed was expelled off by boiling. It is heated. And the solution is now mixed. Now this solution is mixed with excess of pure Ki. Iodine is liberated again, which on titration require 45 ml of 0.1 normal Na2S2O3. Calculate percentage purity of Ki. Percentage Ki. Once again, प्रॉब्लम को समझना, सिचुएशन को समझना और फिर उसमें इन्वॉल्व रिएक्शन को समझना और फिर कंसेप्ट लगाना, ये एक चैलेंज है। इसमें तो पूरी तरह से बस कंफ्यूज जाते हैं कि कर क्या रहे। अधिकतर जनता कंफ्यूज जाती है कि कर क्या रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस बात को समझने के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू write the problem in this manner while reading it for the first time. जब आप पहली बार प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं तो कुछ इसी तरीके से लिखिए जिस तरीके से अभी मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। सोचने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्रुशियल चीजें हैं वो सब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कि आपको समझ में आए। 0.32 ग्राम्स इम्प्योर Ki दिया हुआ है और इसी में हमें परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ Ki डिटरमाइन करना है। इसमें कितना Ki है यह नहीं पता। दिस इज इम्प्योर Ki. इट्स एडेड विथ 1.1 मिलीमोल ऑफ K2Cr2O7. कुछ रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी हम ये इसी समय सोचते हैं। K2Cr2O7 K2CrO4 would oxidize Ki इन एसिडिक मीडियम। ध्यान रहे यह जो 25 ml 5 नॉर्मल H2SO4 है तो सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहां पर आयोडीन ऑक्सीडाइज होएगा और क्रोमियम रिड्यूस होएगा। यह रिएक्शन होना है। आयोडीन जो भी कुछ बना उसको तो आपने एक्सपेल ऑफ कर दिया, उसको कुछ भी आपने रहने नहीं दिया, सारी आयोडीन को एक्सपेल ऑफ कर दिया और जो सॉल्यूशन बचा उसमें आपने प्योर Ki डाला। अब हम जरा सोचें कि इस सॉल्यूशन में क्या बच रहा होगा। यदि K2Cr2O7 पूरी तरह से खत्म हो जाता तो यहां Ki बचता, मगर उस Ki का आगे इस Ki से फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मेरी बात ध्यान से समझो। यदि K2CrO4 पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता तो वहां पर इधर Ki बचा रह जाता, मगर ऐसी स्थिति में इस Ki का वंस अगेन प्योर Ki से फिर आगे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब Ki पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है। Ki इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड और इस रिएक्शन में ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें एक्सेस और अनरिएक्टेड K2CrO4 बच रहा होगा। यह जो एक्सेस अनरिएक्टेड K2CrO4 है यह फर्दर प्योर Ki से यही वाली रिएक्शन देगा और वंस अगेन यह आयोडीन निकलेंगे। इस बार आयोडीन को
एक्सपेल नहीं करा, इसको आयोडीन को बॉयल ऑफ नहीं करा। पहले आयोडीन को बॉयल ऑफ कर दिया था, इट्स रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, हेंस इट्स एक्सपेल्ड ऑफ। वाइल इट्स नॉट एक्सपेल्ड ऑफ, इसको बॉयल ऑफ नहीं करा, इस आयोडीन को हाइपो से रिएक्ट करवाया, इस आयोडीन को हाइपो से रिएक्ट कराया, और हाइपो से आयोडीन की रिएक्शन हम जानते हैं, इट गिव्स Na2S4O6 एंड NaI। अब देखिए इधर हम लिखते हैं इक्वलेंट ऑफ हाइपो is normality, और मैं लंबा लिखूंगा इसको, लेट मी टेक सम स्पेस हियर, मैं तो इधर लिखता हूं, इक्वलेंट ऑफ हाइपो कंज्यूम्ड is normality into volume in liters. This is the equivalent of hypo consumed. So this is also equal to the equivalent of iodine liberated by pure Ki. This is also equivalent of iodine by प्योर Ki, प्योर Ki से इतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के निकल रहे हैं, और यह प्योर Ki किससे रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस अनरिएक्टेड K2CrO4। सो दिस ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस और अनरिएक्टेड K2CrO4। यह बात पक्का है, क्योंकि यह Ki इसी से रिएक्ट कर रहा है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। अब इनिशियल K2CrO4 के कितने इक्विवेलेंट है, जरा देखिए। K2CrO4 के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। इस बात को मैं इधर लिखता हूं, इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 टेकन। इनिशियली कितने K2CrO4 लिए गए, 1.1 मिलीमोल है, 1.1 इंटू 3 मिली इक्विवेलेंट, और 1.1 इंटू 3 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट। यह एक अलग चीज लिखकर रख दी मैंने। इनिशियली 1.1 मोल है, 1.1 मिलीमोल है, ABCNV फैक्टर 3 है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 3 इनटू ABCNV फैक्टर। सो नंबर ऑफ मिलीमोल इनटू 3 इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, और उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 10⁻³ कर दिया। इनिशियली K2CrO4 के इतने इक्विवेलेंट थे, और इतने एक्सेस अनरिएक्टेड इक्विवेलेंट बचे रह गए। अब equivalent of K2CrO4 that is used up by impure Ki। impure Ki ने कितने इक्विवेलेंट K2CrO4 के यूज अप करे, जरा देखिए। इनिशियली इतने मिली इक्विवेलेंट थे, या इनिशियली इतने इक्विवेलेंट थे, और रिएक्शन के बाद इतने बचे रह गए।
तो इतने इक्वलेंट K2CrO4 इम्प्योर Ki के साथ में रिएक्ट करें, तो यह हुआ इक्वलेंट ऑफ Ki इम्प्योर, द इक्वलेंट ऑफ Ki इम्प्योर, यह इक्वलेंट ऑफ इम्प्योर Ki हुआ। तो मोल्स ऑफ Ki कितना हुआ, जरा ये लिख दे। मोल्स ऑफ Ki इक्वलेंट, मैं इस इक्वलेंट को इस तरह से लिख देता हूं, 3.3 माइनस 1.4 अपॉन 1000 या अपॉन 1000, 3.3 माइनस 1.4, दिस इज द मोल्स ऑफ Ki, दिस इक्वलेंट ऑफ Ki अपॉन 1, क्योंकि Ki के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। दिस इज द मोल्स ऑफ Ki। सो व्हाट इज द वेट ऑफ Ki? वेट ऑफ Ki कितना हुआ, 3.3 माइनस 1.4 अपॉन 1000 इंटू 1/1 इंटू इट्स, या मैं 3.3 माइनस 1.4 कर ही दूं ना, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इधर लिखता हूं वेट ऑफ Ki, (3.3 minus 1.4) that is 1.9, 1.9 by 1000 इंटू 1/1 इंटू Ki का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, आयोडीन का 127, पोटेशियम का 39, 127 प्लस 39, 166 ग्राम्स, ये वेट ऑफ Ki हुआ। तो परसेंटेज Ki लिख देते, परसेंटेज Ki would be equal to 1.9 into 1000 into 1/1 into 166 upon total weight, total weight है 0.32 into 100. This is the percentage Ki and this is the final answer. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। पूरी तरह से कंफ्यूजन इस बात पे होता है कि करा क्या है। इम्प्योर Ki से K2CrO4 को रिएक्ट कराया, इम्प्योर Ki पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, उसमें जितना भी Ki था K2CrO4 बचा रह गया, उस K2CrO4 में प्योर Ki डाला, इससे आयोडीन को पूरी तरह से एक्सपेल ऑफ कर दिया था, फिर प्योर Ki डाला, उससे जो आयोडीन मिला उसको हाइपो से रिएक्ट करवाया। किस तरीके से, पहले मैंने यह लिखा है, फिर यह लिखा है और फिर इस तरह से लाइन से लिखता चला गया। बड़े ध्यान से देखो, नोट डाउन करो। Now let us discuss and solve 51st problem. A sample of steel weighing 3 grams. We have got a sample of steel and it weighs 3 grams. Steel में the major component is iron and carbon. It was subjected to chemical reaction to convert all its sulfur into H2S. इसके अंदर जितना भी सल्फर है उसको H2S में कन्वर्ट करा गया। स्टील में Fe और कार्बन होना चाहिए और सल्फर अनडिजायर्ड, अनवांटेड एलिमेंट वहां पर है और इसी का परसेंटेज शायद हमें डिटरमाइन करना होगा, क्योंकि आयरन जो है वो आयरन पायराइट से आता है, इसलिए इसमें
FeS2 होता है और सल्फर भी आ जाता है। इसमें जितना भी सल्फर है उसको H2S में कन्वर्ट कर दिया गया एंड द इवॉल्व्ड गैस रिक्वायर्ड 2.4 ml ऑफ 2.40 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। कैलकुलेट परसेंटेज सल्फर। परसेंटेज सल्फर ही पूछा गया है। हम यही बात सोच रहे थे भाई, स्टील में जनरली आयन और कार्बन होता है। कार्बन का परसेंटेज रेगुलेट करके अलग अलग तरह की स्टील बनाई जाती है। स्टील की जो स्ट्रेंथ है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वह कार्बन के परसेंटेज पर ही निर्भर करती है। और इसमें सल्फर अनडिजायर्ड अनवांटेड एलिमेंट है। कितना अनडिजायर्ड अनवांटेड सल्फर वहां मौजूद है, यह परसेंटेज निकालना है। कहां से आता है सल्फर? भाई आयन जो है वो आयरन पायराइट से आता है, FeS2 से। यदि आयरन पायराइट से आने वाला कुछ सल्फर वह वहां से रिमूव होने के बजाय स्टील के अंदर ही आ जाए तो स्टील की क्वालिटी को बिगाड़ता है। एनीवे, स्टील में जो भी कुछ सल्फर है इसको किसी तरह से H2S में कन्वर्ट कर दिया गया। 1 मोल सल्फर से 1 मोल H2S बन जाएगा और यह जो H2S है यह आयोडीन से जब रिएक्ट करेगा तो आयोडीन रिड्यूस हो जाएगी और जो सल्फर है वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट आयन में। आयोडीन रिड्यूस हो रही है तो H2SO4 सल्फर को ऑक्सीडाइज होना होगा नहीं, इट गिव्स वाइट टर्बिडिटी ऑफ सल्फर। ये बात मैं बता दूं, H2S with iodine gives white turbidity of sulfur. It gives white turbidity of acid. This is the involved reaction. अब मैं कंसेप्ट लिख देता हूं। Equivalent of iodine used up is normality into volume in liters. So this is also equal to equivalent of H2S. अब जरा देखिए H2S 0 से +2 पर जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट H2। सो मोल्स ऑफ H2S वहां पर कितने हैं? मैं कहूंगा नंबर ऑफ इक्वलेंट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मोल्स ऑफ H2S and this is also equal to the moles of sulfur. This is moles of sulfur in steel. So what is the weight of sulfur in steel? आप इस बात को समझ जाइए कि 1 मोल सल्फर 1 मोल H2S देगा, तो जितने मोल्स H2S के उतने मोल सल्फर के होने चाहिए। सो द वेट ऑफ सल्फर इन स्टील इज 0.02 divided by 2 into 2.40 upon 1000 into 32 grams. So what is percentage sulfur in steel? स्टील में परसेंटेज सल्फर कितना हुआ? दिस इज द वेट। मैं क्यों ना 0.02 by 2 into 2.40 by 1000 into 32 upon total weight. Total weight is 3 gram into 100. This is the percentage sulfur in steel. Calculate it, you will get the answer. This is the final answer. A simple problem, relatively a simple problem. See the solution to it.
Let us solve 54th problem. 0.264 gram, a sample weighing 0.264 gram. 0.264 ग्राम किसी चीज का सैंपल है, किसका है? Na2C2O4, सोडियम ऑक्जेलेट, एंड KHC2O4, पोटेशियम बायऑक्जेलेट। इधर मैं इन दोनों सॉल्ट के स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। दिस सोडियम ऑक्जेलेट एंड दिस इज पोटेशियम बायऑक्जेलेट। यह सैंपल है, दो तरह के सॉल्ट हैं इसमें। इट रिक्वायर्ड 48.39 ml of 0.0166 molar KMnO4 in acid medium to reach the equivalent point. Calculate the amount of KHC2O4 in the mixture. Now देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले मैं ये बात तो पक्का है कि इसके x मोल कह दूंगा और इसके y मोल कह दूंगा। ऐसा कहने से एक वेट बैलेंस की इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरी KMnO4 के साथ क्या रिएक्शन हो रही है? दोनों ही सॉल्ट में जो ऑक्जेलेट आयन है, दोनों ही सॉल्ट में जो ऑक्जेलेट आयन है वह KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होंगे। KMnO4 रिड्यूस होएगा MnSO4 में, एसिडिक मीडियम में, और यह ऑक्जेलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। यह रिएक्शन होना है। अब KMnO4 के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है हमेशा, और ऑक्जेलेट आयन के लिए क्या होगा? मैं पहले ही यह चीज भी डिस्कस करा चुका हूं। ऑक्जेलेट आयन ऑक्सीडाइज होकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। दिस इज द रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 होते हैं ऑक्जेलेट आयन के लिए। ऑक्जेलेट आयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 होते हैं। तो सबसे पहली बात, KMnO4 की मोलारिटी देखिए, इससे नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.0166 इंटू 5, नॉर्मल हो जाएगा यह। अब हम कहेंगे टोटल इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलेट आयन। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी, यह नॉर्मेलिटी है, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, 48.39 अपॉन 1000। This is the total equivalent of KMnO4 and this must be equal to the total equivalent of ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन सोडियम ऑक्जेलेट में भी है, ऑक्जेलेट आयन पोटेशियम बायऑक्जेलेट में भी है। इधर x मोल ऑक्जेलेट आयन है, इधर y मोल ऑक्जेलेट आयन है, और ऑक्जेलेट आयन के लिए n इक्वल टू 2 है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू 2। x मोल ऑक्जेलेट आयन would be 2x equivalent of oxalate ion from sodium oxalate, and y moles of oxalate ion in potassium bioxalate is equal to 2y equivalent, and this is the total equivalent of oxalate ion. यह total equivalent oxalate ion के हुए। Equivalent of oxalate ion in sodium oxalate, equivalent of oxalate ion in potassium bioxalate. टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलेट आयन इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब वेट बैलेंस की लगा लेते हैं। x मोल सोडियम ऑक्जेलेट का वजन निकाल लेंगे, y मोल पोटेशियम बायऑक्जेलेट का वजन निकाल लेंगे। इसी समय सोडियम ऑक्जेलेट का मॉलिक्यूलर वेट जरा डिटरमाइन कर लेते हैं। तेजी से कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूं। इतना प्रॉब्लम कराते कराते क्या होता है,
दिमाग चलाने की इच्छा नहीं होती है, फटाफट कोई कैलकुलेटर दे दो और फटाफट कैलकुलेट कर लेते। 64 प्लस 24 प्लस 46 134 134 into x, this is the grams of sodium oxalate। ये जो सोडियम ऑक्जेलेट के x मोल्स हैं उसमें इतने ग्राम्स होंगे, और पोटेशियम ऑक्जेलेट के, पोटेशियम बायोऑक्जेलेट के कितने ग्राम्स है जरा देख लें। 64 प्लस 24 प्लस 39 प्लस 1 128 128 into y plus 128 into y. This is the grams of potassium bioxalate and this is equal to total weight 0.264. Observe that we have got two equations and we have got two unknowns, x और y, दो अननोन है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है पोटेशियम बायोक्सिलेट, क्या पूछा गया जरा देखें, 54 प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। पोटेशियम बायोक्सिलेट का परसेंटेज, अमाउंट ऑफ पोटेशियम बायोक्सिलेट, तो हम y की वैल्यू निकाल दें, मोल्स ऑफ KHC2O4, यह हम निकाल देंगे y की वैल्यू सॉल्व करके, x को एलिमिनेट कर देते हैं और y के लिए सॉल्व कर देते हैं। फिर वेट ऑफ KHC2O4 हम वो निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 128 इंटू y, इससे ग्राम्स में और मोल्स में, और हम चाहे तो परसेंटेज भी निकाल सकते, यदि परसेंटेज पूछा होता तो हम परसेंटेज भी निकाल देते। पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, 57th प्रॉब्लम करेंगे इसके बाद।